Hi guys, welcome and welcome back to my YouTube channel. I am Pratishtha and here I am with another video. So finally the day has come. आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा बार ये पूछा है कि एमईए के बारे में बताइए, कैसे ज्वाइन करते हैं, कितने रैंक पे ज्वाइन कर सकते हैं या कितना कट ऑफ लाना है, इसके अलावा क्या सैलरी होती है, क्या क्वार्टर्स होते हैं, क्या काम होते हैं, फ़ॉरेन जाने पे फ़ॉरेन जाने के क्या क्या एग्जैक्टली मौके होते हैं, वहाँ पे क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने कई बार मेरे से पूछे हैं। तो आज मैंने सोचा कि फाइनली क्यों ना इस पूरे टॉपिक को कवर करते हुए एक अच्छा सा वीडियो बना देती हूँ, जिससे इसके अलावा आपको कहीं से भी कोई भी जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो ये वीडियो थोड़ी सी एज़ यूजुअल लंबी होगी, क्योंकि इसमें मैं आपको सब कुछ बताऊंगी कि आपको कितने लगभग मार्क्स चाहिए इस डिपार्टमेंट में आने के लिए, कैसे पोस्टिंग होती है, ट्रेनिंग और ट्रांसफ़र्स, फॉरेन में क्या क्या होता है, कैसे पोस्टिंग्स मिलती हैं, एवरीथिंग। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लगभग कितने मार्क्स आपको चाहिए एमईए में ज्वाइन करने के लिए। तो देखिए, कभी भी कोई मार्क्स नहीं बता सकता है कि कितने मार्क्स हाईएस्ट जाएंगे किसी साल में, लेकिन आप रैंक की बात ज़रूर कर सकते हैं। रैंक आपको टॉप 10, टॉप 20, टॉप 30 में ही होना चाहिए, चाहे आप ग्रेड सी में हो चाहे ग्रेड डी में हो। कैसे आप पता लगाएंगे कि आपका रैंक जो है वो कितना होना चाहिए? जब भी कोई वैकेंसी निकलती है एसएससी स्टेनोग्राफर की या फिर किसी भी पोस्ट की, तो हर डिपार्टमेंट में भी कितनी वैकेंसीज़ हैं ये भी डिस्क्लोज़ किया जाता है। तो जब भी आप एसएससी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि इस साल एमईए में कितनी सीट्स हैं। मान लीजिए कि ग्रेड डी में स्टेनोग्राफर की 20 सीट्स हैं एमईए में, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि उस साल के पेपर में आपको टॉप 20 में आना पड़ेगा। यानी कि ऑल ओवर इंडिया में आपका जो रैंक होना चाहिए वो 20 होना चाहिए, 20 के अंदर होना चाहिए। इसके अलावा अगर मान लीजिए ग्रेड सी में भी ऐसे ही निकलता है, ग्रेड सी में वैकेंसी निकली और उसमें मान लीजिए कि 15 सीट्स हैं ग्रेड सी स्टेनोग्राफर की, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेड सी में अगर आप पास होते हैं तो उसमें आपको टॉप 15 में रहना पड़ेगा और तभी आपको एमईए मिलेगा। तो इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हर साल सीट्स डिफरेंट होती हैं और हर साल पेपर का लेवल भी दूसरा होता है, हर साल कट ऑफ भी चेंज होता है, हर साल जो हाईएस्ट मार्क्स होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। तो इससे डिफरेंस आ सकता है, लेकिन आप हर साल ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिलहाल के लिए आपको ये समझना है कि किसी भी साल के पेपर में आपको सबसे अच्छे मार्क्स लाने होंगे, तभी आप एमईए ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एमईए बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट तो है ही, इसमें फ़ॉरेन जाने का मौका तो मिलता ही है और इसी वजह से हर कोई इसका प्रेफरेंस डालता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी रैंक 100 है और आगे वालों ने प्रेफरेंस में एमईए नहीं लिखा है तो आपकी रैंक 100 है फिर भी आपको एमईए मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा प्रेफर्ड डिपार्टमेंट है। अब बात करते हैं, जब आपने डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया तो ट्रेनिंग की बात करते हैं। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में ट्रेनिंग होता है, जैसे कि मैंने अपने डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग के बारे में बताया है और इसके लिए वीडियो पूरी एक बनाई है जो कि आप जाकर देख सकते हैं। तो इस डिपार्टमेंट में कोई ट्रेनिंग नहीं होता है। अभी 2015 तक के, 16 तक के जिन्होंने ज्वाइन करा हुआ है, 17 तक, उनका कोई ट्रेनिंग नहीं हुआ है, लेकिन मे बी अब जो लोग आए उनका ज्वाइनिंग के बाद ट्रेनिंग करा सकते हैं। फ़िलहाल के लिए अभी तक कोई ट्रेनिंग ऐसा नहीं रखा गया। आप ऑफिस में डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं और वहीं पे आप काम सीखते हैं और उसके बाद आप आराम से उस पूरे एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग क्या सीबीआईएससी में या फिर सीबीडीटी में पहले स्टार्टिंग में ट्रेनिंग नहीं होता है, लेकिन बाद में कभी भी ट्रेनिंग करवा सकते हैं। 2 साल के अंदर यूजुअली वो ट्रेनिंग एक बार करवा ज़रूर लेते हैं, लेकिन एमईए में ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी ट्रेनिंग नहीं है। बात करते हैं पोस्टिंग की, तो बहुत सारे मुझे ये क्वेश्चन आते हैं कि ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जिसमें हम लाइफ टाइम दिल्ली में रह सकते हैं। तो यही वो डिपार्टमेंट है जिसमें आप लाइफ टाइम दिल्ली में रह सकते हैं। इसकी जो पोस्टिंग होती है खास करके स्टेनोग्राफर्स की, पीएस पीपीएस की, ये सिर्फ दिल्ली में ही होती है। ऑफिसेस ऑफ कोर्स बहुत सारे हैं इनके, लेकिन दिल्ली में ही होंगे। इसके अलावा आपने कई बार सुना होगा कि पासपोर्ट ऑफिसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं जो एमईए के ही अंडर आते हैं, लेकिन एसएससी जो स्टेनोग्राफर होते हैं उनकी पोस्टिंग वहाँ पे पासपोर्ट ऑफिसेज में नहीं होती है। वो वहाँ पे सिर्फ एलडीसी या फिर असिस्टेंट जा सकते हैं और वो भी होता है लोन बेसिस पे। लोन बेसिस का मतलब है कि कुछ साल के लिए आप वहाँ जा सकते हैं और वो कुछ साल मैक्सिमम 3 साल के होते हैं। तो एक बार में आप 3 साल के लिए पासपोर्ट ऑफिस में लखनऊ, इलाहाबाद या फिर और जगह पे जहाँ पे भी ये पासपोर्ट ऑफिसेज होंगे वहाँ पे आप जा सकते हैं। लेकिन
स्टेनोग्राफर के लिए ऐसी कोई सुविधा नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में ही रहेंगे। आई नो आपके मन में एक जो क्वेश्चन है वो ज़रूर घूम रहा होगा कि दिल्ली में नहीं सिर्फ फॉरेन में भी पोस्टिंग्स होती हैं। तो जी बिल्कुल होती है, स्टेनोग्राफर की पोस्टिंग्स फॉरेन में भी होती है, लेकिन फॉरेन पोस्टिंग के बारे में सब कुछ मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, क्योंकि मैं उसमें सब कुछ इंक्लूड करूंगी कि क्या क्या वहाँ पे सुविधाएं मिलती हैं आपको, क्या क्वार्टर्स, क्या सैलरी और क्या काम होता है, सब कुछ वहाँ पे डिस्कस करूंगी। तो अभी हम पहले बात करते हैं यहाँ पर पोस्टिंग की। और यहाँ पर पोस्टिंग के बारे में अगर बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि क्या हिंदी स्टेनोज भी एमईए ज्वाइन कर सकते हैं। तो हाँ जी बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही स्टेनो वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हिंदी स्टेनो हैं तो फिर आपको इंग्लिश स्टेनो यानी इंग्लिश शॉर्ट हैंड ज़रूर से ज़रूर सीखनी पड़ेगी। आप जॉब ज्वाइन करने के बाद कुछ समय का आपको टाइम मिलता है, 2 3 4 साल मिलते हैं, जिसके अंदर आप इंग्लिश का जो शॉर्ट हैंड होता है वो सीख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं क्वार्टर्स की। बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है। तो हाँ जी इसमें भी बिल्कुल क्वार्टर्स मिलते हैं। दिल्ली में बहुत सारे क्वार्टर्स बने हुए हैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, इसलिए वहाँ पे क्वार्टर्स मिलने में दिक्कत नहीं होती है। 1 साल की जॉब के बाद आप क्वार्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अब फिर आपको मिल जाएगा। ऐसा कुछ रूल नहीं है कि 1 साल के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं, आप अप्लाई पहले भी कर सकते हैं, लेकिन लगभग 1 साल का समय लगता है जब आपको क्वार्टर्स मिलेगा। अगर आपकी अच्छी पहचान किसी बड़े ऑफिसर से हो जाती है तो फिर थोड़ा सा सोर्स वगैरह लग जाता है तो फिर आपको जल्दी क्वार्टर्स मिल सकते हैं। क्वार्टर्स द्वारका में हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे द्वारका के जो क्वार्टर्स हैं उसके वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे, तो फिर आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। अदरवाइज मैं भी अपने चैनल पे एक बार एमईए के जो क्वार्टर्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं इसका एक वीडियो ज़रूर ले। तो अब बात करते हैं जॉब प्रोफाइल की कि क्या जॉब होता है स्टेनोग्राफर का ग्रेड सी का और ग्रेड डी का एमईए में। तो जैसे मैंने पहले अपने एक वीडियो में बताया हुआ है सीबीआईसी डिपार्टमेंट के बारे में, और एक्चुअली सारे ही डिपार्टमेंट में जो बेसिक स्टेनोग्राफर का वर्क होता है उसके बारे में मैंने बताया है। ऐसा ही वर्क स्टेनोग्राफर का यहाँ एमईए में भी होता है। उनको भी थोड़े से फ़ोन अटेंड करने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा बाहर से फ़ोन अटेंड नहीं करने पड़ते हैं, लेकिन अगर कोई आपके ऑफिसर से मिलना चाहता है, अपॉइंटमेंट चाहता है, तो फिर वो आपको फिक्स करना पड़ेगा। कई बार पीएच होते हैं तो वो आपको फिक्स करना पड़ेगा, जिसे पर्सनल हियरिंग कहते हैं, जिसमें बाहर के लोग आते हैं और आपके ऑफिसर के साथ मीटअप करते हैं। इसके अलावा ऑफिसर का जो पर्सनल काम होता है वो सारी चीज़ करनी पड़ती हैं, जैसे कि कोई लेटर टाइप करना, कुछ टूर प्लान बनाना उनका, कुछ उनके जैसे टिकट्स बुक करना, उनके कोई किसी भी तरह के लेटर्स जो हैं वो बनाना। इसके अलावा उनके बिल्स पे करना, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो कि एक ऑफिसर आपको बता सकता है और वो सब आपको करना पड़ेगा। तो इसमें ही आपको वो डिक्टेशन भी देते हैं, वो भी आपको लिखना पड़ेगा। तो इस तरह के बेसिक काम होते हैं, ज़्यादा हेक्टिक नहीं होता है, ज़्यादा नॉर्मल भी नहीं होता है, मतलब बीच का काम होता है। जो एग्जैक्टली स्टेनोग्राफर का काम होता है वही होता है। और अगर बात करें ग्रेड सी और ग्रेड डी में डिफरेंस की, तो कोई डिफरेंस नहीं होता है। हाँ ऑफिसर्स अलग अलग मिल सकते हैं, लेकिन बेसिकली एक ही तरह का काम होता है, दोनों को ही एक ही काम करना पड़ता है। ये सारे जो काम है वो आराम से आप ऑफिस ज्वाइन करने के बाद सीख सकते हैं, इसमें कोई भी ज़्यादा बर्डन नहीं होता है। और अगर आपके ऑफिसर स्वीट हैं और ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं तो फिर तो आपकी ज़िंदगी काफ़ी आराम से चल जाएगी। अगर आपको डिटेल में जानना है कि स्टेनोग्राफर का क्या काम होता है तो फिर आप मेरा वर्क प्रोफाइल वाला वीडियो देख सकते हैं, उसके जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आपको एग्जैक्टली जानना है कि क्या क्या काम होता है तो फिर आप जाकर देख सकते हैं। अब बात करते हैं प्रमोशंस की। तो देखिए प्रमोशन जैसा बाकी डिपार्टमेंट में होता है वैसे ही एमईए में भी होता है। अगर आप ग्रेड डी से ज्वाइन करते हैं तो फिर फर्स्ट आप ग्रेड डी स्टेनो होंगे, उसके बाद आपको बनाया जाएगा पीए वही होते हैं जो ग्रेड सी से स्टेनोग्राफर जाते हैं। अगर आप ग्रेड सी से ही चले गए तो फिर आपका ये वाला प्रमोशन जो फर्स्ट प्रमोशन है वो मिस होगा और उसके बाद आप सीधे नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएंगे। तो आप बनेंगे पहले, अगर आपने ग्रेड डी से ज्वाइन किया है तो ग्रेड डी स्टेनो, उसके बाद पीए यानी ग्रेड सी स्टेनो, उसके बाद आप पीएस बनते हैं, फिर पीपीएस बनते हैं और आप लास्ट में बनेंगे सीनियर पीपीएस। तो इस तरह के प्रमोशन होते हैं, हर डिपार्टमेंट में ऐसा ही प्रमोशन होता है। अगर आप बात करें टाइमिंग की तो बाकी डिपार्टमेंट की तरह ही इसमें भी टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आप एमईए बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है तो उसमें बहुत ही जल्दी प्रमोशंस हो जाते हो, इसमें भी टाइम लगता है। अगर आप ग्रेड डी स्टेनो हैं तो आपको ग्रेड सी जाने में 8-10 साल का समय आराम से लगेगा। उसके बाद थोड़ा जो प्रमोशन है वो थोड़ा जल्दी होने लगता है, लेकिन फर्स्ट प्रमोशन में आपको 8-10 साल का समय लगता है। वहीं अगर आपने ग्रेड सी से ज्वाइन किया है तो 5-6 साल में आपका प्रमोशन नेक्स्ट लेवल पे होगा। वो भी डिपेंड करता है कि कितनी सीट्स खाली हैं, अभी हो रहा है प्रमोशन या नहीं हो रहा है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इसके बीच में। तो प्रमोशन आपको ऐसे ही समझना चाहिए जैसे सारे डिपार्टमेंट में होता है वैसा ही इसमें भी होता है।
अब बात करते हैं कि आपको कौन सा ऑफिसर मिल सकता है जिसको आपको असिस्ट करना होगा। तो आपको पता होगा कि MEA में IFS जाते हैं जो कि जिनके ही आपको स्टेनो बनाया जाता है। तो इसमें आपको जॉइंट सेक्रेटरी जो होते हैं उस लेवल पे आपको स्टेनोग्राफर अपॉइंट किया जा सकता है और उसका काम आपको करना पड़ेगा। ऐसे ही जब भी आपका प्रमोशन होता जाएगा तो फिर आपके ऑफिसर्स भी चेंज होते जाएंगे। जो सीनियर PPS या फिर PPS होते हैं वो लोग सेक्रेटरी के, जो डायरेक्ट सेक्रेटरी होता है उसके PS बनते हैं। और अगर वो एम्बेसी में जाते हैं यानी कि फॉरेन जो उनका ज्वाइनिंग होता है सीनियर PPS का, वो लोग वहाँ पे सीधे एम्बेसडर के जो PS होते हैं वो बनते हैं। तो इस तरह से जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपके ऑफिसर का भी लेवल बढ़ता जाएगा। बात करते हैं MEA में पर्क्स की कि क्यों सारे लोग MEA में जाना चाहते हैं। तो पर्क्स में तो सबसे पहला ऑब्वियसली है कि इसमें फॉरेन पोस्टिंग आपको मिलती है। फॉरेन पोस्टिंग के बारे में मैंने बताया कि अभी लास्ट में मैं बताऊंगी सब कुछ उसके बारे में। दूसरी चीज़ कि इसमें जैसे आपको अलग से जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको अलग से कोई कैबिन वगैरह नहीं मिलेगा। जैसा कि मेरे वीडियोज़ में आपने कई बार देखा होगा कि मेरा खुद का अपना एक कैबिन है। और यहाँ पे बैंगलोर में CBIC में खास करके जितने भी स्टेनोज हैं, चाहे वो ग्रेड C से हों चाहे ग्रेड D से हों, उनको अलग से कैबिन मिला है। अगर अलग से नहीं मिला है तो PS के साथ वो ज़रूर बैठते हैं। उनको अलग से कहीं और नहीं बैठना पड़ता है अनलेस वो सेक्शन में काम कर रहे हों। तो जितने लोग भी PA या PS का काम करते हैं यहाँ पर हमारे यहाँ कैबिन मिलता है, पर वहाँ पे MEA में ऐसा नहीं है। अगर आप नया ज्वाइन करते हैं तो आपको कई साल तक कोई कैबिन वगैरह नहीं मिलेगा। आपको जैसे सारे लोग क्यूबिकल में काम करते हैं वैसा ही वर्क स्टेशन पे आपको काम करना होगा। आपकी एक टेबल होगी, आपका एक सिस्टम होगा, आपका एक टेलीफोन होगा, एक चेयर होगी और उसके साथ ही आपको सबके साथ बैठ के काम करना होगा। एक हॉल टाइप का एक एरिया होता है, वहीं पे बैठ के आपको काम करना पड़ेगा। जो कैबिन्स होते हैं वो PS को या PPS को, ऐसे ही सीनियर ऑफिसर्स को यानी सीनियर जो स्टेनोग्राफर्स होते हैं उनको ही मिलता है। लेकिन पर्क आप ये कह सकते हैं कि जब भी आपके जो आपका जो है एक ID कार्ड बनता है उस पूरी बिल्डिंग में एंट्री करने का, जो कि उस बिल्डिंग के जो लोग नहीं हैं वो लोग कभी भी एंटर नहीं कर सकते हैं बिना किसी पास या कार्ड के। तो आपका एक ID कार्ड बनता है, वो आपको एंटर करने के लिए वो हमेशा आपको हर दिन दिखाना होता है जितनी भी बार आपको उस बिल्डिंग के अंदर जाना है। तो ये थोड़ा सा आपको पैम्परिंग या अच्छा सा लगेगा कि आप इस बिल्डिंग में काम करते हैं। इसके अलावा जो लोग बाहर से मिलने आना चाहते हैं, जैसे कि आपने किसी का अपॉइंटमेंट फिक्स किया है, तो उनके लिए अलग से कार्ड या फिर पास बनाना पड़ता है। आपके ही डिपार्टमेंट के लोग उसको बनाएंगे, हो सकता है आपको ही बनाना पड़े, तो वो कार्ड या फिर पास बनाना पड़ेगा, तभी वो इंसान आपकी बिल्डिंग में एंटर कर सकता है। सो दिस इज़ रियली कूल। तो अगर आपको एंटर करना है तो एवरीडे आपका एक ID कार्ड होगा जिसको आप दिखा के ही एंटर करेंगे। तो ये अच्छी बात है, मतलब अच्छा है कि आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है कि आप इसी ऑफिस में काम करते हैं। बाकी सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी सब जगह सेम होती है स्टेनोग्राफर की, बस सिटीज़ पे डिपेंड करता है कि अगर आप X सिटी में हैं तो कुछ अमाउंट मिलेगा आपको सैलरी का, अगर आप Y सिटी में हैं, Z सिटी में हैं तो इस तरह से आपकी सैलरी थोड़ी सी डिफर कर सकती है। लेकिन SSC स्टेनोग्राफर को सेम सैलरीज मिलती हैं। जो लोग ग्रेड D में हैं उनको ग्रेड D वाली सेम सैलरी हर जगह मिलेगी, और जो लोग ग्रेड C में हैं उनको C वाली सेम सैलरी मिलेगी। सैलरी पे मेरी एक वीडियो है जो कि मैंने अपनी सैलरी का वीडियो बनाया है। ग्रेड D से हूँ मैं और ग्रेड D का सैलरी का वीडियो बनाया है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि MEA में वो भी ग्रेड C का जो सैलरी होता है और सैलरी स्लिप के साथ अगर मैं वीडियो बनाऊँ तो बिल्कुल मैं वो बना दूंगी। आपको बस कमेंट बॉक्स में बिल्कुल स्पैम करना है कि सैलरी का वीडियो लाइए, तो फिर मैं ज़रूर वो वीडियो ले आऊँगी आपके लिए, अगर आप जानना चाहते हैं तो। ओके, सो सारी चीज़ें मैंने यहाँ इंडियन पोस्टिंग के हिसाब से आपको बता दी कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब मैं बात करूँगी फॉरेन पोस्टिंग के बारे में, जिसके लिए आप लोग तब से इंतज़ार कर रहे हैं। फॉरेन पोस्टिंग आप 2 साल के काम के बाद यानी कि 2 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आपको एक पूरा फॉर्म फिल करना पड़ता है और 8-9 कंट्रीज़ आपको प्रेफरेंस में देनी पड़ती है कि कहाँ आप चाहते हैं, जहाँ जहाँ वैकेंसीज़ निकली हैं वहाँ पर आप दे सकते हैं। अगर मैं बिल्कुल डिटेल में बात करूँ तो देखिए 3 तरह के टीम्स बनते हैं जिसमें अलग अलग फॉरेन पोस्टिंग्स होती हैं। फर्स्ट जो टीम होती है उसे कहते हैं जूनियर एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड, सेकंड जो टीम होती है उसको कहते हैं सीनियर एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड, और थर्ड जो टीम होती है उसे कहते हैं एडमिन टीम। अब 2 साल बाद आप ज़रूर अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें ट्विस्ट ये है कि 2 साल की नौकरी से पहले भी आप अप्लाई कर सकते हैं। भले ही आपका 6 महीने हुए हो, भले ही आपका 7-8 महीने हुए हो या फिर 1 साल हुआ हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर वैकेंसी आएगी तो फिर आपको पोस्टिंग दी जा सकती है। लेकिन अगर आपको 2 साल नहीं हुए हैं तो ऐसे लोगों को कोई अच्छी कंट्री में पोस्टिंग नहीं मिलती है।
कोई ऐसी कंट्री होगी जो अनडेवलप्ड होगी या फिर जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सही से काम नहीं होगा, मतलब करते होंगे, ऐसी जगह पे आपको पोस्टिंग मिल सकती है। बेसिकली आपको अच्छी कंट्रीज़ जहाँ पे आप जाने के सपने देखते हैं वहाँ पे पोस्टिंग नहीं मिलेगी। तो अब मैं बात जो मैंने तीनों बोर्ड्स या फिर तीनों जो मैंने टीम बताया उसके बारे में बता देती हूँ। जो फर्स्ट मैंने जूनियर एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड बताया, एक्चुअली उसमें असिस्टेंट्स होते हैं, असिस्टेंट्स की पोस्टिंग होती है फॉरेन में। असिस्टेंट्स जैसे कि आपने ASO वगैरह का नाम सुना होगा, वो लोग जाते हैं इस कैडर या फिर इस बोर्ड में। सेकेंड जो मैंने बताया कि सीनियर एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड होते हैं, इसी में होता है स्टेनोग्राफर्स का पोस्टिंग। जो स्टेनोग्राफर का कैडर होता है वो लोग इसी ग्रुप में जाते हैं फॉरेन पोस्टिंग के लिए। और थर्ड जो एडमिन टीम होती है उसमें कोई भी कैडर के लोग जा सकते हैं, और यही एडमिन टीम जो है वो 2 साल के पहले भी अप्लाई करने पे फॉरेन जा सकते हैं। लेकिन इस एडमिन टीम को बहुत अच्छे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है किसी बहुत अच्छी कंट्री में काम करने का, बहुत ही नॉर्मल कंट्रीज़ में काम करने का मौका मिलता है। अब कंट्रीज़ की बात हो ही रही है तो मैं आपको बता देती हूँ कि कंट्रीज़ भी डिवाइडेड हैं अलग अलग ग्रुप्स में, जिसमें ग्रुप्स होते हैं A*, B*, B, C*, C++ और C हार्ड। तो जैसा मैंने बताया एडमिन जो टीम होती है जो 2 साल से पहले भी अपना एप्लीकेशन डाल सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उनको अधिकतर C हार्ड वाली कंट्रीज़ मिलती हैं। C हार्ड में ऐसी कंट्रीज़ होती हैं जो अनडेवलप्ड होती हैं, लॉ एंड ऑर्डर सही से काम नहीं करते हैं, टेररिज्म होता है, ऐसी कंट्रीज़ आती हैं C हार्ड में, जैसे कि अभी अफ़गानिस्तान या फिर बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, ये सारी जो कंट्रीज़ हैं जो ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है वो सब C हार्ड में आती हैं। तो ऐसी जगह पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। नहीं तो अफ्रीका के जो बिल्कुल ही बहुत ही पिछड़े जो देश हैं उनमें आपकी पोस्टिंग्स हो सकती हैं। तो बेटर होगा कि अगर आप 2 साल के बाद अपनी जो प्रेफरेंस है फॉरेन पोस्टिंग का या फिर आपका फर्म है वो आप अप्लाई करें। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है, अगर आप अपनी पूरी सर्विस के दौरान सिर्फ दिल्ली में रहना चाहते हैं, यानी कि आप फॉरेन पोस्टिंग नहीं चाहते हैं, तो फिर आप आराम से दिल्ली में काम कर सकते हैं। कोई भी आपको फोर्स नहीं करेगा बाहर यानी कि फॉरेन जाने के लिए। स्टेनोग्राफर कैडर में कोई भी ऐसा इश्यू नहीं है कि आपको मतलब जाना ही पड़ेगा बाहर। लेकिन यस, जो ऑफिसर्स होते हैं, जो असिस्टेंट होते हैं, इन लोगों को फॉरेन पोस्टिंग जाना ही पड़ता है। इसके अलावा आपके मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर जाना पड़ता है तो फिर कितनी बार जा सकते हैं, अगर मेरा मन भी है तो भी कितनी बार जा सकते हैं। तो देखिए, जो फर्स्ट पोस्टिंग होती है या कोई भी पोस्टिंग होती है, अगर एक बार आप किसी फॉरेन पोस्टिंग पे गए तो 3 साल तक आपको वहाँ पे काम करना होता है। मतलब मिनिमम 2 या 3 साल का पूरा पीरियड होता है जिसमें आपको काम करना पड़ेगा, और उसके बाद आप वापस आ सकते हैं। फिर आपका मन करे तो आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। यानी कि पूरी सर्विस के दौरान आप 4 या 5 बार फॉरेन जा सकते हैं, जिसमें हर बारी में आपको 2 या 3 साल के लिए उस जो फॉरेन कंट्री है वहाँ पे रहना पड़ेगा। अब बात करते हैं फॉरेन में जब पोस्टिंग होती है तो वहाँ क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। तो क्वार्टर्स ऑब्वियसली आपको मिलता है, क्वार्टर्स आपको दिया जाता है। आपके कैडर के हिसाब से, आपके लेवल के हिसाब से क्वार्टर्स आपको मिलेंगे। कहीं कहीं जो बहुत ही ज़्यादा महंगी कंट्रीज़ हैं, बहुत ही अच्छी कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर आपको थोड़ा सा छोटा घर मिल सकता है, एक रूम का भी घर मिल सकता है, बट ऑब्वियसली वो इंडिया से थोड़ा सा बेटर ही होता है। अगर कोई गरीब कंट्री है, वैसी सी कंट्री जहाँ पर ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं या रुपये से उसका जो उसका करेंसी है वो काफ़ी कम है, तो फिर आपको थोड़ा सा बड़ा भी घर दिया जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है कंट्री वाइज। और इसके अलावा आपको व्हीकल कोई भी प्रोवाइड नहीं किया जाता है। हाँ, बड़े बड़े जो ऑफिसर्स हैं या फिर PPS है, सीनियर PPS हैं, उन लोगों को व्हीकल ज़रूर प्रोवाइड किया जाएगा। व्हीकल मतलब गाड़ी उनको प्रोवाइड की जाती है, लेकिन स्टेनोग्राफर को चाहे ग्रेड D हो चाहे ग्रेड C हो, कोई भी व्हीकल प्रोवाइड नहीं किया जाता, उनको खुद से ही ट्रैवल करना होता है। इसके अलावा जो मैं क्वार्टर्स का बता रही थी, कई बार ऐसा होता है कि एम्बेसी जहाँ पे आपका ऑफिस होगा वहाँ से दूर आपको कहीं पे आपको क्वार्टर्स मिल सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि एम्बेसी के अंदर ही आपको कहीं क्वार्टर मिल जाए। तो फिर आपके ऑफिस से वॉकिंग डिस्टेंस रहेगा, जिसमें आपको ट्रांसपोर्ट का पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। जहाँ पे टेररिज्म या फिर लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होता है, वहाँ पे अधिकतर जितने भी जो एम्बेसी में काम कर रहे होते हैं, जितने भी ऑफिसर्स, जितने भी एम्प्लॉय होते हैं, उन सभी को उसी एम्बेसी के कैंपस के अंदर ही क्वार्टर दिया जाता है ताकि उनको बाहर नहीं जाना पड़े। और ऐसे जो कंट्रीज़ होती हैं उसमें अगर आपको बाहर जाना भी है तो हर बार
आपको ऑफिसर्स को इंटीमेट करके बाहर जाना होता है, अदरवाइज आप बाहर नहीं जा सकते हैं। तो थोड़ा सा इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ये बिल्कुल डिपेंड करता है कि कैसी कंट्री में आप हैं। अगर आप बिल्कुल नॉर्मल अच्छी कंट्री में हैं और आपका जो पोस्टिंग है वो न्यूयॉर्क सिटी में हो गया, तो आपकी चांदी ही चांदी है, बहुत ही अच्छे ऑफिसर्स का वहाँ पे पोस्टिंग होता है। लंदन में हो गया या फिर कनाडा में हो गया, तो फिर ऐसी जगह पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है वहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बात करते हैं सैलरी की, तो सैलरी आपके ऑब्वियसली लेवल के हिसाब से मिलता है, और आपका जो सैलरी होगा वो इंडिया के हिसाब से नहीं, वहाँ की महंगाई के हिसाब से होगा, वहाँ की करेंसी के हिसाब से होगा, उतनी ही आपको मतलब सैलरी मिलेगी। यूजुअली बात करें तो जो सैलरी होती है स्टेनोग्राफर कैडर में, उनकी सैलरी $2,000 से $3,000 तक के बीच में होती है। इसी के बीच में आपको पैसे मिलेंगे, तो वहाँ के हिसाब से आपको ठीक ठाक पैसे मिलते हैं। ऑब्वियसली अगर आप अच्छी सिटी में, अच्छी कंट्री में जाते हैं जहाँ पे करेंसी का लेवल जो है वो ऊपर है, तो फिर आपको इंडिया से ज़्यादा पैसे मिलेंगे। बेसिकली आपको वहाँ की महंगाई के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं। सैलरी के अलावा आपको एक बार जब आपको पोस्टिंग दी जाएगी तो यहाँ से वहाँ जाने तक का आपको खर्चा मिलता है, यानी कि टिकट के पैसे मिलेंगे। और जब आप वहाँ से जॉब छोड़कर आएंगे, यानी कि आपका वहाँ पे पूरा टेन्योर पूरा हो चुका है, फिर आप आना चाहते हैं, तो उसका भी जो खर्चा होता है या फिर उसके भी जो पैसे होते हैं वो भी आपको डिपार्टमेंट की तरफ से मिलेगा। इसके अलावा साल में एक बार आपको इंडिया अपने घर आने और जाने का भी पैसा मिलता है, यानी कि अगर आप 3 साल के लिए हैं तो 3 साल में आप आ जा सकते हैं 3 बार। तो यस, ये पर्क है फॉरेन पोस्टिंग का। तो आप घर पे घूमने के लिए भी पैसे मतलब आपको मिल जाएंगे, लेकिन साल में आपको एक ही बार आना है। तो काफ़ी अच्छा मतलब है, ये एक पर्क है फॉरेन पोस्टिंग का। और जैसे होता है ना कि चेरी ऑन द टॉप ऑफ द केक, तो ये है कि आपको घर आने के भी पैसे मिलेंगे। और पैसे मतलब खर्चा मतलब कि टिकट का पैसा मिलता है, सिर्फ मतलब आने जाने का पैसा मिलता है, बाकी आपको खुद ही करना पड़ेगा। इसके अलावा वर्क प्रोफाइल की अगर बात करें तो जो काम आप यहाँ करते हैं वही काम आपको वहाँ करना होगा, वैसे ही आपको ऑफिसर को असिस्ट करना होगा। इसके अलावा आपको कोई भी ऐसा भारी काम नहीं होता है, तो काफ़ी अच्छा है। बाकी आप कंट्री आराम से घूम सकते हैं जहाँ जहाँ भी आपकी पोस्टिंग होती है। तो आई होप कि इससे आपको काफ़ी मोटिवेशन मिला हो एसएससी स्टेनोग्राफर की तैयारी करने के लिए, क्योंकि इसमें भी पोस्टिंग्स बहुत अच्छी अच्छी हैं, बहुत अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे आपको काम करने का मौका मिलता है। और बिल्कुल तैयारी कीजिए। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। कैसा लगा आपको ये वीडियो, ज़रूर फीडबैक दीजिए कमेंट बॉक्स में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। एंड यस, अगर आपको सैलरी वाली वीडियो चाहिए तो ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर स्टेनोग्राफर की ग्रेड सी की MEA में क्या सैलरी है उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बना दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।